हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2491 ऑल आउट अटैक 1। ची लैंड का डिवाइन सॉन्ग जोरदार तरीके से टूट गया, मुख्य लय बिगड़ गई और ज्वार भाटा एक ही पल में पूरी तरह गड़बड़ा गया। फैटिक शू बिना तैयारी के नहीं आया था, क्योंकि पूरे बैटलफील्ड में यांग जिंगसिन सबके लिए मां जैसी थी। ची लैंड के बारे में सबसे कम समय में जानकारी मिलने के बाद उसी ने फैटिक शू को लड़ाई के लिए भेजा और उसे साफ साफ बताया कि दुश्मन से कैसे निपटना है। जब किसी की क्षमता को ठीक से काउंटर कर दिया जाए तो उसकी लड़ने की ताकत बहुत गिर जाती है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपनी स्किल के लिए किन कंडीशंस पर कितना डिपेंड करता है। ची लैंड के मामले में उसकी पूरी शक्ति जू रॉन्ग किंगडम के मैग्मा सी पर निर्भर थी। इसलिए अगर वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड से बाहर आ जाए तो उसकी कॉम्बैट पावर कम से कम आधी रह जाती। इसी वजह से यांग जिंगसिन को पूरा भरोसा था कि फैटिक शू उसे अकेले संभाल सकता है। क्षु पंगजी ने मौका देखते ही दोनों हाथ सामने क्रॉस किए और फिर पंखों की तरह फैला दिए। आइस प्रिजन, फेदर कर्टेन। चारों तरफ चल रही बर्फीली आंधी के बीच बहुत बड़े बड़े फ्रोस्ट विंग्स नीचे उतरे, जैसे कोई ठंडी परत ऊपर से नीचे तक क्रिम्सन वेव्स को ढक रही हो। यह कोई साधारण आइस वॉल नहीं थी, बल्कि दर्जनों मीटर लंबे अनगिनत फ्रोस्ट विंग्स थे जो ची लैंड की बॉडी से लगातार हीट खींच रहे थे। वो पूरी तरह अंदर फंस गई और उसके शरीर पर बनी लावा आर्मोर से हल्की हल्की चटकने की आवाज आने लगी। कमबख्त, ऐसे मुझे हराने का मत सोचो। उसने जोर से पैर पटका और अपने अंदर से मोल्टन टाइड फोड़ दी ताकि उस ठंडी परत को तोड़ सके। फैटिक शू आधा कदम पीछे हटा, उसकी नजर और भी ठंडी हो गई। उसे पता था कि सिर्फ ठंड से दबाकर वो ऐसी अपोनेंट को नहीं हरा पाएगा, इसलिए उसने टारगेटेड अटैक शुरू किया। जब तुम मैग्मा सी को बुला नहीं पा रही हो, तब तुम्हें सिर्फ अपनी लिमिटेड एबिलिटीज पर निर्भर रहना पड़ेगा, और इससे तुम्हारी फाइटिंग पावर बहुत कम हो जाती है। आओ, फैटी तुम्हारी ताकत चेक करता है। फैटिक शू ने अपना 9 टूथ रेक उठाया। डीमन आर्मो ने उसे पूरी तरह ढक लिया और एक्सेलरेशन डिवाइस से लाल आग उगल पड़ी। एक जोरदार धमाके के साथ वो सीधे ची लैंड की तरफ टूट पड़ा, जैसे कोई युद्ध रथ हो। उसके चारों तरफ की फ्रोस्ट स्टॉर्म लहरों की तरह उसके साथ बह चली। ची लैंड की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट उसकी स्पेशलिटी नहीं थी। वो तुरंत साइड में हटी, लेकिन फिर भी रेक से उठी ठंडी आंधी ने उसे छू लिया। उसके चारों तरफ का लावा टाइड अचानक थम गया और शरीर को बचाने वाली गर्मी बहुत कमजोर पड़ गई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए फैटिक शू ने हाथ उठाया और पूरे इलाके को ढकने वाली आइसविंग कैनोपी अचानक और कस गई। अब क्लोजिंग सेरेमनी का समय था। क्रिम्सन वेव्स और मैग्मा सी का कनेक्शन टूटते ही फैटिक शू को पूरी बढ़त मिल गई और एट्रीब्यूट एडवांटेज की वजह से उसके लिए लड़ना और आसान हो गया। इसके बाद ये एक लंबी एट्रिशन वॉर बन गई। एक के बाद एक बर्फीली लहरें टूटती रहीं। पूरा शहर आइस फील्ड में बदल गया और हर जगह ऊंचे ऊंचे आइसबर्ग्स खड़े हो गए। आइसबर्ग्स टूटते और भारी आइस स्पाइक्स बारिश की तरह ची लैंड पर गिरने लगे। फैटिक शू की स्पेशलिटी ही एरिया अटैक्स थी, जो उसके सामने आने वाली हर आग को एब्जॉर्ब कर लेती थी। तेज लड़ाई के दौरान ची लैंड का हर फ्लेम अटैक आसपास की बर्फ में समा जाता। सैकड़ों एक्सचेंजेस के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। फैटिक शू ने 9 टूथ रेक उठाया। उसके पीछे जोरदार गड़गड़ाहट हुई और ची लैंड को केंद्र में रखकर जमीन से आइसबर्ग्स उठकर एक बहुत बड़ा पिंजरा बन गया। मैं फैटिक शू, अरे नहीं, मैं महान जनरल चुन ले, तुम्हें फाइनल गिफ्ट देता हूं। ठंडी पंखनुमा परतें बंद हो गई और क्रिम्सन वेव्स ऐसे दब गई जैसे कोई फूल अचानक पंखुड़ियां बंद कर ले।
आखिरी पल में उसने बेहद तेज गर्म रोशनी छोड़ी ताकि एक्सट्रीम हीट से बंधन तोड़ सके, लेकिन अंदर से बस हल्की हल्की चटकने की आवाजें ही आईं। ठंड और गर्मी टकराकर धुंधली सफेद भाप में बदल गई। भाप छंटते ही वो घुटनों के बल बैठी थी। उसके सीने की आग धीरे धीरे बुझ चुकी थी। फैटीग शू ने हाथ उठाया और आइस कर्टन रोशनी के टुकड़ों में बदलकर हल्के हल्के उसके बालों पर गिरने लगी। उसके शरीर की आखिरी लौ भी बुझ गई और उसकी आंखों की चमक पूरी तरह खत्म हो गई। फैटीग शू गर्व से मुस्कुराते हुए उसकी एसेंस एब्जॉर्ब करता रहा और कम्युनिकेशन चैनल में झंग यी से बोला, बताओ, मैं जबरदस्त हूं ना? मैं नहीं देखूंगा। झंग यी ने बिना सोचे जवाब दिया। अरे यार, असल में झंग यी ने बैटलफील्ड पर सब कुछ देखा था। फैटीग शू की कॉम्बैट एबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मौत से डरने के अलावा उसमें कोई कमी नहीं थी, और सच कहें तो मौत से डरना भी कोई बड़ी कमी नहीं थी। दूसरे बैटलफील्ड पर अंकल यू का सामना रोंग से था। वो एक ताकतवर योद्धा था जिसके हाथ में क्रिम्सन लॉन्ग्सवॉर्ड थी। क्लोज कॉम्बैट में ज्यादा बातों की जरूरत नहीं होती। रोंग ने हल्के से ब्लेड की स्पाइन पर हाथ फेरा। तलवार लाल चांद जैसी दिख रही थी, थोड़ी मुड़ी हुई, और उसके अंदर रोशनी बह रही थी। उसने अंकल यू के आर्मर सिस्टम को देखा। अंकल यू का शरीर आधे साइज तक मॉडिफाई किया गया था। उसकी हड्डियों में ये मेटल भरा हुआ था। हड्डियां खोखली करके पाम कैनन्स में बदली गई थी। तुम लोग खुद को लोहे में ढाल लेते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता ये गलत रास्ता है? तुम लोगों के लावा में नहाने से तो ज्यादा आरामदायक है। अंकल यू ने कलाई घुमाई और मेटल स्केल्टन से साफ क्लिक की आवाज आई। उसके मसल्स एलॉय स्केल्टन से जुड़े थे। मसल फाइबर्स के अंदर नैनो फाइबर्स बुने हुए थे और त्वचा पर हीट रेजिस्टेंट फिल्म थी। दाहिने हाथ में फोल्डिंग मैग्नेटिक वाइब्रेशन ब्लेड आर्म, बाएं कंधे पर शील्ड टाइप टेलीस्कोपिक पार्ट और पेट के अंदर कूलिंग सर्किट था। अंकल यू सच में सिर से पैर तक पूरी तरह आम था, एक परफेक्ट साइबरपंक वॉरियर। रोंग ने और कुछ नहीं कहा। वो 3 कदम आगे बढ़ा। अचानक उसकी रफ्तार बढ़ गई और एक झटके में वो अंकल यू के पास आ गया। उसकी मुड़ी हुई तलवार सीधी गर्दन की तरफ कट लगाने लगी। उसकी स्पीड इतनी भयानक थी कि ब्लेड की ठंडक आर्मोर के पास आने पर ही महसूस हुई। तलवार तेज और निर्दयी थी, जिसमें खौफनाक किलिंग इंटेंट भरा था। लाल रोशनी बहती हुई मैग्मा जैसी थी। ब्लेड को छूने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जैसे ही उसने वार किया, सामने की हवा एक लाल रेखा में दब गई और जहां जहां वो रेखा गई, तापमान फटने की हद तक पहुंच गया। अंकल यू ने हल्का सा सिर झुकाया और बाएं कंधे का शील्ड पार्ट तुरंत बाहर निकल आया। तिरछे कोण पर अटक कर ब्लेड की स्पाइन रोक ली। शील्ड पूरी ताकत नहीं रोक पाया। ब्लेड ने फिर भी कंधे के आर्मोर को छू लिया और जली हुई खरोंच छोड़ दी। रोंग ने दबाव बनाए रखा, हाथ उठाया और क्रिम्सन ब्लेड लाइट जैसे पूरी दुनिया को ढकने लगी। अंकल यू का शरीर खुला था और लंबी तलवार के सामने उसकी हर कमजोरी दिख रही थी। वार का एंगल भले ही बेतरतीब लगे, लेकिन हर स्ट्राइक जानलेवा हो सकती थी। इतने खतरनाक हमले के सामने अंकल यू घबराया नहीं, बल्कि मुस्कराया और एडी जोर से जमीन पर मारी। जूतों के नीचे लगे शॉक एब्जॉर्बिंग स्टड्स बाहर निकले और जमीन में धंस गए। पीछे हटने के बजाय वो ब्लेड की दिशा में आगे बढ़ा, दूरी कम की और रोंग की तलवार को सबसे मुश्किल क्लोज क्वार्टर्स पोजीशन में फंसा दिया। आओ, मुझे क्लोज कॉम्बैट से डर नहीं लगता। चैप्टर 2492 ऑल आउट अटैक 2। अंकल यू की आंखों में लगातार जानकारी की बाढ़ चमक रही थी। एक साइबोर होने के नाते उसके शरीर में सबसे एडवांस्ड कॉम्बैट मॉड्यूल्स लगाए गए थे। इंटेलिजेंट सिस्टम उसकी तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता था, इसलिए रोंग चाहे जितना भी तेज हो, उसे जल्दी मार पाना उसके लिए आसान नहीं था। अंकल यू ने किसी तरह हमलों की पहली लहर को रोका, और जैसे ही वो संभल पाया, वही पल असली क्लोज कॉम्बैट वाली जानलेवा लड़ाई की शुरुआत बन गया। अंकल यू के दाहिने हाथ से एक काली मैग्नेटिक वाइब्रेशन लॉन्ग्सवॉर्ड बाहर निकली।
तलवार में कोई चकाचौंध नहीं थी, बस एक ठोस धूसर रोशनी उससे निकल रही थी। उसने कोई चालाकी नहीं की, सीधा सा एक स्पाइन ब्रेकिंग स्लैश रोंग की पसलियों की तरफ मार दिया। रोंग ने शरीर घुमाया और बेहद अजीब कोण से अपनी सिमिटर को अंकल यू की कलाई और ब्रेस्ट प्लेट के बीच घुसा दिया। उसका मकसद पावर लाइन काटना था। उसी पल अंकल यू का ब्रेस्ट प्लेट उभरा और अंदर लगी हार्ड रिब प्लेट अपने आप बाहर आ गई, जिससे तलवार को पसलियों की जोड़ से होकर निकलना पड़ा। दोनों ताकतों की टक्कर हर बारीकी में टूट रही थी। मोल्टन लावा ब्लेड से उठती हवा इतनी तेज थी कि हवा पानी की तरह बहने लगी। अंकल यू की प्रतिक्रिया एक परफेक्टली ट्यून्ड हैवी मशीन जैसी थी। हर जॉइंट का घूमना सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन था। वो ये नहीं चाहता था कि हर वार लगे। उसका मकसद था कि हर टकराव में उसे थोड़ा सा फायदा मिले, क्योंकि बिग डेटा कंप्यूटिंग में छोटे छोटे फायदों को जोड़कर ही जीत हासिल होती है। जब लगातार अपोनेंट की चालों को तोड़ा जाए तो उसे एक खास एंगल पर वार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, और वही तलवार बदलने का वो अनिवार्य पल सामने आता है। 30,000 से ज्यादा कॉम्बैट पावर वाले दो अस्तित्व छोटे से इलाके में जान मौत की लड़ाई में उलझे थे, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वे लाल और काले सायों में बदल चुके थे। तलवारों की टकराहट, धातु के धातु से टकराने की तीखी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे जीवन और मृत्यु की धुन बुनी जा रही हो। इतनी ताकत के बहाव से उनके पैरों के नीचे की बेहद सख्त चट्टान भी धूल बनती जा रही थी। जमीन लगातार धंस रही थी। अब 13वें से आगे 33वें राउंड में अंकल यू ने मन ही मन एक निशान लगाया। उसने पैर के पंजों से झटका दिया और दाहिने हाथ की तलवार रोंग की मुड़ी हुई तलवार से टकराई। एक तीखी धातु की आवाज निकली। उसने रोंग की तलवार की दिशा को आधा इंच मोड़ दिया और उसी से उसके शरीर की सेंटर लाइन पर वो खाली जगह खुल गई जिसका वह इंतजार कर रहा था। मैग्नेटिक शॉक। उसकी स्वॉर्ड आर्म अचानक कांपने लगी। फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर तक छलांग लगाने लगी। तलवार स्थिर थी, लेकिन उसका धार ऐसा लग रहा था जैसे 10 परतें एक साथ चढ़ गई हों। तलवार पर बह रही क्रिम्सन मोल्टन लाइन अचानक टूट गई और पहली बार लावा ब्लेड की गति लड़खड़ा गई। रोंग के ब्रेस्ट प्लेट पर असमान दबाव पड़ा और रिवेट पॉइंट से चिंगारियां निकल पड़ी। इतना अच्छा मौका अंकल यू कभी नहीं छोड़ता। ओ की लड़ाई में, खासकर क्लोज क्वार्टर्स वाली जान मौत की जंग में, जीत हार एक पल में तय हो जाती है। उसका भारी शरीर अचानक आगे झपटा। बाएं कंधे का शील्ड आर्मोर आगे टकराया और मोल्टन लावा लॉन्ग्सवॉर्ड को एक पल के लिए रोक दिया। उसी झटके में रोंग का संतुलन बिगड़ गया। अंकल यू ने मौका देखकर आगे कदम रखा और रोंग की कमर व पसलियों पर जोरदार वार किया। धम! एक भारी आवाज गूंजी, जैसे किसी युद्ध ड्रम पर पूरी ताकत से चोट की गई हो। यह कंधे की टक्कर दिखावटी नहीं थी, बल्कि उसके पूरे आर्मोर और अंदर की शक्ति को उसी एक बिंदु पर झोंक दिया गया था। रोंग को ऐसा लगा जैसे पहाड़ से सीधी टक्कर हो गई हो। मजबूत शरीर के बावजूद उसका कंधा असहनीय दर्द से भर गया। वो सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा और उसके पैरों के नीचे की लावा से आग के बड़े बड़े छल्ले उछल पड़े। दिलचस्प! रोंग ने होंठ चाटे और खून भाप बनकर सफेद धुएं की तरह उड़ गया। उसकी फ्लोइंग स्वॉर्ड्समैनशिप पहली बार थोड़ी सी बिगड़ी थी, लेकिन वो हताश नहीं हुआ। उसने जल्दी से पोस्चर संभाला, तलवार घुमाई और अचानक कमर से बाएं हाथ में एक छोटा नाइफ निकाल लिया। एक झटके में वो भूत की तरह अंकल यू के सामने आ गया। छोटे नाइफ की दांतेदार पीठ बहती आग की लहर जैसी सीधी अंकल यू की पसलियों में घुसने चली। वो आर्मोर के जॉइंट्स ढूंढ रहा था, क्योंकि वहीं से इस खौफनाक डीमन आर्मोर को तोड़ा जा सकता था। अंकल यू पीछे नहीं हटा, वो उल्टा आगे झुका। ब्रेस्ट प्लेट की क्लोज फिटिंग प्लेट्स अपने आप दबाव बढ़ाने लगी, जैसे वो सामने वाले की बाहों में टकरा गया हो। उसने दाहिने हाथ से शॉर्ट स्वॉर्ड को रोका नहीं,
बल्कि तलवार को उसके बाहरी किनारे के साथ फिसलाया और ब्लेड की नोक सीधे रॉन्ग की कलाई की हड्डी में अटका दी। हल्का सा मोड़ते ही ब्लेड हड्डी के सहारे अपोनेंट की फोरआर्म में घुस गई। रॉन्ग की उंगलियां लगभग महसूस न होने वाली सुन्नता से भर गई और शॉर्ट स्वॉर्ड जरा सा धीमा पड़ गया। यही काफी था। अंकल यू की बाई कोहनी ऊपर से गिरी और रॉन्ग के ब्रेस्ट प्लेट के बीचों बीच लगी। उसकी चेस्ट कैविटी एक कंप्रेसर जैसी थी। उसी पल सारी ताकत बाहर फूट पड़ी और एक छोटा, तीखा, सीधा शॉक वेव बन गई। मोल्टन ब्रेस्ट प्लेट पर लंबी दरार उभर आई और उसके अंदर से मोल्टन लाइट फूट पड़ी। ये कैसे हो सकता है? पहली बार रॉन्ग की आंखों में घबराहट दिखी। लड़ाई लंबी खिंचने के साथ साथ अंकल यू उसकी हर चाल याद कर चुका था और हमले के सबसे अच्छे एंजल्स निकाल चुका था। ए लावा मैन, जरा रोशनी उधार दे सकते हो? अंकल यू हंसा और दाहिने हाथ की तलवार से निकली गर्मी को ब्लेड की स्पाइन में खींच लिया। धूसर रोशनी धीरे धीरे लाल में बदल गई और उसने वही उधार की आग ब्लेड की सतह पर वापस दबा दी। एक तिरछा वार, एक सीधा वार और एक क्षैतिज वार। एक ही पल में रॉन्ग के शरीर पर 7 रिवर्स फायर मार्क्स उकेर दिए गए। मोल्टन लेयर आखिरकार पीछे हट गया। उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप बिखर चुकी थी और सांसें तेज हो गई थी। अब वो समझ गया था कि क्लोज कॉम्बैट में ये इंसान बिल्कुल बेदाग है। उसने गहरी दहाड़ लगाई और दोनों तलवारों को घुमाकर एक बंद ब्लेड रिंग बना ली। कॉरिडोर से अंकल यू को फंसाकर मारने की कोशिश की, लेकिन अंकल यू शांति और कुशलता से हर स्थिति संभाल रहा था, जबकि रॉन्ग हड़बड़ी में लड़खड़ा रहा था। जितनी देर लड़ाई चलती गई, अंकल यू का एआई सिस्टम उसकी चालों को उतना ही साफ पढ़ता गया और उसकी टैक्टिक्स पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गई। कोई भी टेक्निक दूसरी बार काम नहीं करती। लड़ाई बढ़ने के साथ साथ रॉन्ग का नुकसान बढ़ता गया। उसकी तलवार भारी लगने लगी और गति घटती चली गई। 2 तलवारें बनाम 2 तलवारें। ऊपर से अंकल यू के शरीर से निकलने वाले एनर्जी कैनन्स, जो पास से ही उसके शरीर पर बमबारी कर रहे थे। लावा गेट अब पूरी तरह जंग के दलदल में फंस चुका था। अचानक अंकल यू ने तलवार को वापस हाथ में खींच लिया, नीचे बैठा और दोनों मुट्ठियां एक साथ जमीन पर दे मारी। जमीन के नीचे से साइस्मिक वेव्स फैल गई, जैसे अदृश्य जाल ने आसपास की लावा को एक पल के लिए जकड़ लिया हो। आधी सांस का समय ही काफी था। वो उछला, पलटा और ब्लेड रिंग के ऊपर से रॉन्ग की गर्दन पर जोरदार एल्बो स्ट्राइक मार दी। रॉन्ग के घुटने जवाब दे गए। उसकी सिमिटर मोल्टन सतह पर गिर पड़ी और बुलबुले उठने लगे। अंकल यू ने गर्म हवा की एक सांस ली, जैसे किसी भारी गाड़ी के ड्राइवर ने सीट बेल्ट खोल दी हो। उसने हाथ उठाया और पीछे से एक साफ, सटीक वार में रॉन्ग का गला काट दिया। चैप्टर 2493 ऑल आउट अटैक 3। आग का समंदर उफान पर था और चट्टानी द्वीप ऊपर नीचे हो रहे थे। लाइंग युए के सामने यान झंग खड़ा था, जिसका शरीर किसी विशाल चट्टान जैसा दिखता था। उसकी पीठ पर अजीब अजीब उभार थे और कद 3 मीटर से भी ज्यादा था। लेकिन लाइंग युए को उसकी एबिलिटीज पहले से साफ याद थी। वो स्पेशल टाइप का शक्तिशाली अस्तित्व था, जो खुद को लावा बेहेमत में बदल सकता था। यांग जिंगसिन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, टीचर लाइंग, ये गरम और सख्त पत्थर है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही वेटस्टोन। यान झंग ने बाहें मोड़ी, दूर खड़ी लाइंग युए की तरफ देखा और गहरी आवाज में बोला, मैं यान झंग हूं, धरती का शक्तिशाली योद्धा। देखता हूं तुम्हारी तलवार तुम्हारी जान के लायक है या नहीं। लाइंग युए ने ड्रैगन क्राई ब्लेड की पीठ को अंगूठे से हल्के से धकेला और धातु से एक नरम खनखनाहट निकली। यान झंग की उकसावे भरी बातों पर उसने ठंडी आवाज में बस इतना कहा, आजमा कर देख लो। यान झंग चुप हो गया, लेकिन उसी पल उसका शरीर अचानक फूलने लगा। 3 मीटर से ज्यादा लंबा शरीर गुब्बारे की तरह फैलता गया और देखते देखते सैकड़ों मीटर ऊंचे लावा जायंट में बदल गया। उसकी त्वचा आग से भरे लाल मैग्मा की तरह बह रही थी
और उसकी पीठ पर 10 आग के मुकुट एक एक कर जल उठे, जैसे ज्वालामुखी फूट पड़े हों। यान झंग, जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 3000 थी, के पास कोरोनल स्पाइनल मरीडियन नाम की क्षमता थी। लपटे गरजी और लावा नदी उफान मारने लगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हड्डियां चट्टानों की नसों की तरह उभर आई। त्वचा लाल काली बहती रॉक आर्मोर में बदल गई और पीठ पर लगे आग के मुकुट उग्र मैग्मा उगलने लगे। उसने दूर खड़ी लाइन युए को देखा और अपनी विशाल मुट्ठी ऊपर उठाई। धम! मुट्ठी जमीन पर गिरी और पल भर में धरती फट गई। आग की लहरें आसमान तक उठ गई। लाइन युए तुरंत एक तरफ मुड़ी। अंगूठे से तलवार को क्लैंग की आवाज के साथ बाहर झटका। म्यान के हल्के झटके से तलवार की धार धागे जितनी पतली ऊर्जा के साथ उसकी मुट्ठी को छूकर निकल गई। आग की बारिश के बीच उसने पंजों से जमीन को छुआ और उसका शरीर पहले ही दूसरे रॉकी प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था। भाग क्यों रही हो? सामने से मेरा सामना करने की हिम्मत भी नहीं है क्या? यान झंग ने मुंह खोला और जलते मैग्मा की धार उगल दी, जो आग के ड्रैगन की तरह गलियों में बह गई। गर्मी की लहर टकराई और जमीन पल भर में पिघल गई। लाइन युए चुप रही। उसकी सांसें स्थिर थी और उसकी आंखें सिर्फ रास्ते पर टिकी थी। कदम, मोड़, गिरना और उठना। लॉन्ग मिंग ने उसकी तलवार को तिरछे ऊपर की ओर काटा और मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर की अनोखी ताकत दिखी। तलवार से अर्धपारदर्शी गहरी रोशनी निकली, जो एक विशाल पर्दे में बदलकर यान झंग की जलती हुई मुट्ठी की हवा से टकराई। जमीन के नीचे की बेहद घनी परतें भी इस टकराव को सह नहीं पाई। बड़े बड़े इलाके टूट गए और नीचे से मैग्मा फूट पड़ा। धम धम धम! यान झंग ने मुंह पूरा खोल दिया और बेहद तेज मैग्मा कैनन हमले बरसाने लगा, मशीन गन की तरह लाइन युए की तरफ। सैकड़ों मैग्मा कैनन्स हवा में सजे और गोलियों की बौछार की तरह नीचे बरस पड़े। अगले ही पल सारे हमले आ पहुंचे। लाइन युए की कमर हल्की सी झुकी, तलवार की पीठ जमीन से टकराई, ताकत पलटी और वो 1000 मीटर से ज्यादा दूर फिसल गई, जैसे पानी की सतह पर गिरा पत्ता। अच्छा है, लेकिन ऐसे तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। यान झंग जोर से हंसा, बाहें मोड़ी और लगातार भारी मुक्के बरसाने लगा। हर मुक्के के साथ भयानक एयर एक्सप्लोजन होता, ब्लेड एनर्जी और फिस्ट वाइन टकराते, चिंगारियां हर तरफ उड़ती। लाइन युए की तलवार पहले वार नहीं करती थी, नहीं वो सीधे टकराव में जाती थी। बस जब मुक्के की ताकत पास आती, वो तलवार उठाकर शक्ति को मोड़ देती। उसका अंदाज किसी लेखक की लिखावट जैसा था, सीधा और साफ। यान झंग का हमला और उग्र होता गया। उसकी रॉक आर्मोर परत दर परत मोटी होती गई। दरारों से आग फूटने लगी, जैसे वो पूरा शहर निगल जाना चाहता हो। घुटनों पर आ जाओ। उसने टूटे प्लेटफॉर्म पर जोर से पैर मारा। विशाल शरीर आगे झपटा और फिर से लावा उगल दिया। बहुत पास से जानलेवा गर्मी। लाइन युए के बाल गर्म हवा में लहराए। उसने पहली बार बोला, तुम बहुत धीमे हो। वो पीछे हटने की जगह आगे बढ़ गई। एक पल में वो आग की लहर के सबसे निचले बिंदु की अंदरूनी आर्क से गुजर गई। तलवार लावा की धारा के किनारे से छूती हुई निकली और सफेद निशान छोड़ गई। अगले ही पल वो यान झंग के सीने तक पहुंच चुकी थी। सबसे खतरनाक मगर सबसे सुरक्षित जगह। यान झंग का विशाल शरीर समय पर मुक्का नहीं चला पाया। मैग्मा वेंट का कोण भी निकल चुका था। शरीर बहुत बड़ा हो तो रफ्तार और फुर्ती का संतुलन नहीं रह पाता। लेकिन यान झंग घबराया नहीं, बल्कि ठंडा हंसा। जिद्दी। उसने गुर्राया। उसका ब्रेस्ट प्लेट उभरा और चट्टानी परतें एक एक कर बंद होने लगी। उसे पूरा भरोसा था, पास आकर भी तुम मेरी रक्षा नहीं तोड़ पाओगी। पांचों में उसकी डिफेंस सबसे मजबूत थी। चारों मिलकर भी उसकी सुरक्षा तोड़ना आसान नहीं था। इसलिए उसे यकीन था कि ये छोटा इंसान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लाइन युए की नजर और शांत हो गई। उसने तलवार को नाक के पास रखा
जैसे आईने में सांस देख रही हो। उंगलियों की पकड़ 3 बिंदुओं से 2 पर आई, फिर 1 पर। बस एक विचार। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, जहां चाह वहां रह। तलवार चली। न कोई चमकदार रोशनी, न जोरदार आवाज, बस एक बेहद पतली सीधी ब्लेड लाइन, उसकी एड़ी से लेकर तलवार की नोक तक। उस रेखा में दुनिया की सारी हिचक एक साथ सिमट गई थी। अगले ही पल तलवार चमकी। क्लिक। बहुत हल्की आवाज, जैसे बर्फ पर पहली दरार। यान झंग की रॉक आमो टूटी नहीं। नहीं, उसके सीने की सबसे मोटी परत अंदर से धंस गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दबा दिया हो। उसके चेहरे की मुस्कान जम गई, दरारों में आग बेकाबू चमकी, और फिर किसी गहरी अंधेरी चीज ने उसे निगल लिया। ये कैसे मुमकिन है? उसने नीचे देखा। सीने पर दरार बिल्कुल उसी सीधी रेखा में नीचे जा रही थी, जहां लाइंग युए की तलवार की नोक इशारा कर रही थी। परत दर परत रॉक आर्मोर का सहारा टूटता गया। अंदर की फायर वेन्स सुई से चुभी नसों की तरह बुझती गई और काली पड़ गई। पहाड़ जैसा विशाल शरीर लड़खड़ाया, एक घुटना जमीन पर जा लगा, और आग बेकाबू होकर चारों ओर फैल गई। दूर वॉरशिप के केबिन में यांग जिंगसन ने यह सब देखा और धीमे से कहा, टीचर लाइन ने सारी एनर्जी और स्पिरिट को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया, जिससे फोर्स फील्ड पूरी तरह एक सीधी रेखा में सिमट गया और सबसे शक्तिशाली किलिंग फोर्स बनी। जहां सच्चाई हो, वहां लोहा पत्थर भी हिल जाते हैं। यह किसी फैंसी ट्रिक का मामला नहीं, बल्कि सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाने का है, यहां तक कि ब्लेड की वाइब्रेशन भी बेकार नहीं जाने दी। इस टेक्निक की जड़ इतिहास में है। हार डायनेस्टी के प्रसिद्ध सेनापति ग्वैंग एक रात शिकार पर थे। अचानक उन्हें जंगल में एक बाघ दिखा। जल्दबाजी में उन्होंने पूरी ताकत से तीर चलाया। बाद में जब घास हटाई गई तो वो एक बड़ी चट्टान निकली और तीर जमीन तक धंसा हुआ था। बाद में ली ग्वैंग ने कई बार कोशिश की, लेकिन दोबारा पत्थर नहीं भेज सके। इंसान की क्षमता असीम है, मगर अवचेतन मन उसे बांध लेता है। लाइंग युए ने यही जेनेटिक लॉक खोल दिया। झंग यी ने सिर हिलाया, तो यही है, इवन मेटल एंड स्टोन कैन बी ब्रोकन। सामने वाले के डिफेंस को ठोस चट्टान मानो, कमजोरी मत ढूंढो, पूरी चट्टान को 2 हिस्सों में बांट दो। कोई हैरानी नहीं कि वो मार्शल आर्ट्स फैनेटिक है, ऐसा वार वही कर सकती थी। मैदान में यान झंग जमीन का सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर फिर से खुद को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने लगा था। डिफेंस दोबारा जंग ले रही थी। उसकी आंखें फड़क उठीं, गुस्सा और नफरत और भड़क उठी। मैं अभी। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट